Hello children. Now in this video we are going to start discussing one very important chemical reaction of amines, that is fifth reaction in the sequence. The last we did was the fourth one and it was carbylamine reaction, and the fifth is reaction with nitrous acid. तो इस वीडियो में हम अमाइंस के रिएक्शन पढ़ेंगे नाइट्रस एसिड के साथ. नाउ बिफोर वी इनिशिएट एंड डिस्कस द रिएक्शन, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रस एसिड होता क्या है. तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2. ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है, दूसरा इस तरफ और वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखता है. तो एक्सपैंड करने पे नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर ये होगा. ठीक है, अब अगर आप एनसीईआरटी रेफर करते हैं तो आपको मालूम है कि या कोई भी बुक रेफर करते हैं तो नाइट्रस एसिड के बारे में ये लिखा होगा कि ये जो है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एसिड है. इसका मतलब ये है कि इसे आप बना करके स्टोर नहीं कर सकते. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनको आप लैब में भी देखते हैं कि बॉटल्स में भरे हुए रखे रहते हैं, बट नाइट्रस एसिड को ऐसे बनाकर स्टोर नहीं कर सकते. ऐसा क्यों है, क्यों स्टोर नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमेशा जो है इन सिटू सिचुएशंस में, इन सिटू मतलब क्या होता है, इन सिटू मतलब जब रिएक्शन हो रही हो, while the reaction is in progress, जब रिएक्शन हो रही हो तब इसे बनाया जाता है और यूज कर लिया जाता है. रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये बनाकर आप इसे स्टोर नहीं कर सकते. तो इनसिटू सिचुएशंस में नाइट्रस एसिड बनेगा कैसे? तो HNO3 बनाने के लिए दो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, सोडियम नाइट्राइट विच इज NaNO2 विथ HCl. यानी आप NaNO2 और HCl का कॉम्बिनेशन लेकर रिएक्शन में डालेंगे तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन होने के कारण ये देखिए, ये बन गया आपका HNO2 एंड दिस स्पीशीज विल बी फ्री, दैट इज NaCl. यानी कि जब NaNO2 HCl से रिएक्शन करेगा इन सिटू सिचुएशन में, यानी रिएक्शन में आप नाइट्रस एसिड नहीं ले रहे हैं, रिएक्शन में आप NaNO2 और HCl ले रहे हैं, जो आपस में रिएक्शन करके HNO2 प्लस NaCl बना देंगे. राइट? तो ये तो हुआ डिस्कशन कि इस रिएक्शन में जो नाइट्रस एसिड की जरूरत है वो बनेगा कैसे और वो आएगा कैसे. अब ध्यान दें, जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं, भले ही वो एलिफेटिक हों या एरोमेटिक हों, उनकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कुछ अलग तरह की होती है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस जो है वो डिफरेंट मैनर में इससे रिएक्ट करते हैं. तो एनसीईआरटी ने एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन दी हुई है नाइट्रस एसिड से, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ एनसीईआरटी ने एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन भी दी हुई है नाइट्रस एसिड से. और सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के लिए रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दी है. सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के लिए HNO3 से रिएक्शन में लिख दिया है दे रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर, एक अलग तरीके से रिएक्ट करते. किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये नहीं बताया है एनसीईआरटी ने. तो इस इतने डिस्कशन से ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि नाइट्रस एसिड की रिएक्शन प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन और सेकेंडरी और टर्शरी से अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करती है. यानी कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिस्क्रिमिनेट या डिस्टिंग्विश करने के लिए भी कर सकते हैं.
मगर एक बात ध्यान रखें, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के लिए रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दी है, रिफ्रेशर्स में दी हुई है। और एक बात और आप नोट कर लें कि सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अमाइन के साथ HNO3 की रिएक्शन जो है वो एक बहुत ही फेमस जो है रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज लाइबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। इट इज नोन एज लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, पर क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दी है तो हम इसे इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। एंड एज आई टोल्ड कि दिस टॉपिक इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनसीईआरटी, सो वी विल नॉट डिस्कस इट इन means very much detail. Our major topic to be discussed is how aliphatic primary amines and aromatic primary amines they react with nitrous acid. Although later on मैं इसे भी डिस्कस करूंगी so that कि in case किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी भी कंडीशन में अगर आप ये टेस्ट लिखना चाहते हैं तो आप ये रिएक्शन यूज करके टेस्ट लिखकर बता पाए। नाउ लेट अस सी हाउ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस दे रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। सो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए हम R जो है एलिफेटिक लेंगे, कुछ भी ले लें, CH3, C2H5 जो भी लेना चाहे। मैं एक स्केलेटन रिएक्शन लिख रही हूं, मैंने R स्पेसिफाई नहीं किया है। इसके साथ लिखेंगे HNO2 क्योंकि HNO2 से रिएक्शन है और HNO2 का सोर्स क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन बिटवीन NaNO2 एंड HCl। Now you have to scratch a little bit of your brain and आप रिकॉल करिए कि ये रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में कहाँ पढ़ी। ऑल्दो फर्स्ट चैप्टर में आपने R जो है एलिफेटिक नहीं पढ़ा था, एरोमेटिक पढ़ा था। तो जब मैं ये रिएक्शन B लिखूंगी तो आपको समझ में शायद आ जाए कि हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स में आप पहले ही ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। और अभी इसी चैप्टर में आने वाला जो टॉपिक होगा इसके बाद आएगा डायजोटाइजेशन। जब अमाइंस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी तो एक डायजोनियम कंपाउंड है, डायजोनियम हैलाइड, जिसके लिए हम पढ़ेंगे डायजोटाइजेशन। वहां ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगी। तो अगर आपको याद आता है कि आपने कहाँ ये रिएक्शन पढ़ी हुई है हेलो एल्केन हेलोरिन में, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज मैं आपको एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से रिएक्शन दिखाते समय ये बता दूंगी कि ये आपने कहाँ पढ़ा है हेलो एल्केन हेलोरिन में। तो इस HNO2 का सोर्स क्या है, ये NaNO2 और HCl कैसे, ये मैंने ऊपर समझाया कि HNO2 कैसे बनता है। अब आप ध्यान दें, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RN2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, यहाँ HCl लिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ Cl माइनस लगाया। अगर इनकेस कहीं भी आप HX लेते हैं तो यहाँ X लिखा जाएगा, यानी हेलोजन स्पेसिफाई नहीं है, मैंने क्लोरीन लिया इसलिए स्पेसिफाई कर दिया। अब आप देखिए ये क्या था, ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है, जहां पर आप R कुछ भी ले सकते हैं। आपका R CH3 ले ले, C2H5 ले ले, जो मर्जी ले ले, तो यहाँ पर ये CH3 आ जाएगा अगर आप R CH3 लेते हैं। तो मैंने स्केलेटन रिएक्शन लिखी है, आप इसका एग्जाम्पल रिएक्शन भी बनाने की कोशिश करें, बहुत आसान है, सिर्फ R की जगह CH3 आ जाएगा। अब आप देखिए ये जो स्पीशीज जनरेट हुई है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एंड दिस इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पर इसे क्या कहेंगे, ये R एलिफेटिक है इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, नाउ इफ वी ऐड वाटर टू दिस, अगर हम इस डाइजोनियम सॉल्ट में पानी ऐड करते हैं तो एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं वो जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं उसमें वाटर ऐड करने पर ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये ब्रेक हो जाता है और बना देता है अल्कोहल। क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। देखो इसमें अल्कोहल बनेगा कैसे ये मैं और समझा देती हूँ। वाटर जो है वो ब्रेक हो सकता है किसमें किसमें, H+ और OH- में। ठीक है, तो एक स्पीशीज आपकी क्या निकल गई, HCl निकल जाएगी। ठीक है, तो एक बाई प्रोडक्ट आपका HCl बन जाएगा। दूसरा आपको दिख रहा है ये N2 गैस निकल सकती है क्योंकि रिएक्शन के
थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से नाइट्रोजन का रिलीज बहुत आसान है। दूसरा, क्लोरीन यहाँ से क्यों जा रहा है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हैलोजन है और हैलोजन्स जो है वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, यानी अगर उनको छोड़ के जाने का मौका मिलता है तो वो सबसे पहले निकल भागते हैं, तो इसीलिए क्लोरीन यहाँ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्लोरीन भी चला गया हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो चुकी है। तो अब देखे HCl जा चुका है, N2 जा चुका है, बचा क्या आपके पास OH माइनस और R बचा है, तो R OH माइनस से आपने क्या बना लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे इस रिएक्शन में, राइट। तो अगर एलिफेटिक अमाइन दिया हुआ है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन दिया है, तो नाइट्रस एसिड के साथ वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, जिसके फर्दर वाटर से ट्रीटमेंट से आप अल्कोहल बना सकते हैं। तो इसे आप ऐसे भी ट्रीट करें कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एन अमाइन इनटू अल्कोहल, ये एक इंटर कन्वर्जन रिएक्शन भी हो जाएगी साथ ही साथ, अगर आप इसको ध्यान से समझें तो। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं कि अमाइंस नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, तो आप क्या कंक्लूजन विड्रॉ करेंगे इस रिएक्शन से कि 1 डिग्री प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं, 1 डिग्री माने प्राइमरी, और कौन से, एलिफेटिक अमाइंस, वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं और डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर से रिएक्ट कराने पर क्या बन जाता है, अल्कोहल। ठीक है, ये तो बात हो गई एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन पर क्या होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बी केस। बी केस क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेना है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में हम क्या लेते हैं, हमेशा एनिलीन लेते हैं। तो ले लेते हैं, एनिलीन का फॉर्मूला हमें पता है C6H5NH2, ये हो गया आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। अब अगर आप इसे HNO2 से रिएक्ट कराते, बिल्कुल जैसी रिएक्शन ऊपर है सेम टू सेम यही रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। और ध्यान दें प्रेजेंस है NaNO2 प्लस HCl की, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl यील्ड करेगा HNO2, ठीक है। यहां पर इस रिएक्शन को आपको हीट करने की जरूरत है 273 टू 278 केल्विन। अच्छा, 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर हुआ कितना, डिग्री सेल्सियस में देखें तो 0 से 5 डिग्री, माने इट्स नॉट एक्चुअली हीटिंग, ये तो कूल्ड सिचुएशन है ना। इस रिएक्शन में क्या है, ये हीटिंग नहीं, हम बोल देते हैं टेम्परेचर देख के कि इट इज हीटेड, बट एक्चुअली 273 टू 278 को आप क्या करें, डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हुआ, 273 माने 0 डिग्री सेल्सियस और 278 माने 5 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 5 तो ठंडी सिचुएशंस हो गई ना, हीट थोड़ी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो है आप 273 से 278 की जगह 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, मगर क्योंकि एनसीईआरटी ने केल्विन में लिखा है तो हम भी केल्विन में ही लिखेंगे, क्योंकि हम जो है रिलीजियसली श्रद्धा भक्ति से एनसीईआरटी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, जिससे हमें कहीं कंफ्यूजन ना हो। हमें बोर्ड का एग्जाम देना और बोर्ड के जो आंसर की आती है वो एनसीईआरटी के हिसाब से प्रिंट होकर आती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करें, ठीक है। ऑल्दो आप इसे डिग्री सेल्सियस में भी समझ लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई किताबें हैं जो डिग्री सेल्सियस में भी इस टेम्परेचर की बात करती हैं। तो आप ध्यान रखें कि ये टेम्परेचर जो है क्या है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो अगर आप कुछ बुक्स रेफर करेंगे तो ये आइस कोल्ड सिचुएशन लिखेगी बुक, इसको हम कह रहे हैं हीट करो इतने टेम्परेचर, इट्स नॉट हीटिंग, ठीक है। टेम्परेचर का निशान देखते से अपन बोलते हैं कि हीट किया गया, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू तो देख ले कितनी है, 0 से 5 डिग्री। 0 से 5 डिग्री हीट थोड़ी कर रहा है, दैट इज आइस कोल्ड सिचुएशन, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फिर से वैसा ही बनेगा, बस R की जगह आपने C6H5 ले रखा है तो यहाँ भी ले लें C6H5N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये क्या बना, यहाँ पर जो है आपका जो ग्रुप है R वो है बेंजीन, तो इसका नाम बोल देंगे बेंजीन। ये डाईएजो ग्रुप है, डाईएजोनियम, Cl लगा हुआ है क्लोराइड, सो दिस इज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब आगे बात करें, जैसे एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट में वाटर डालने पे अल्कोहल बना था, क्या इसमें वाटर डालने पे कुछ होगा, तो ध्यान रखें कि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी और यहीं पर आपको साथ के दोनों बाई प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और वो बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो बाई प्रोडक्ट्स यहां पर ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इस रिएक्शन में वाटर डालने पर, जैसे ऊपर डाला है, कुछ होगा।
तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अनटिल एंड अनलेस टेम्परेचर 278 ही है, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। लेकिन इस रिएक्शन में भी आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ अल्कोहल बन रहा था क्योंकि R आपका एलिफेटिक था, इसलिए अल्कोहल बन रहा है, और यहाँ R C6H5 है, तो अगर यहाँ पर C6H5 में OH लगता है तो ये अल्कोहल नहीं है, फिनॉल बन जाएगा। तो हमारा सवाल है क्या यहाँ फिनॉल बनेगा, क्योंकि यहाँ अल्कोहल बन रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्काइल ग्रुप में जुड़ रहा है इसके, तो क्या यहाँ जुड़ेगा? जवाब है जुड़ेगा। लेकिन कब? अगर आप इस रिएक्शन को 278 के ऊपर टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट बन गया है। अब आप इस रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद इस मिक्सचर को 278 केल्विन के ऊपर ले जाएं और अब उसमें पानी ऐड करें, तब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करके फिनॉल बनाएगी। तो ये जो हिस्सा है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसको आप यहाँ ना लिखें। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन का एक्सटेंशन पॉसिबल है, मगर अबव 278 केल्विन। वो 278 केल्विन के बाद ऐसा होगा, 278 तक ऐसा नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें कि आपको तो ये रिएक्शन इस सिचुएशन में पढ़नी है ना, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर सिर्फ इतना ही बनेगा और जो है साथ में दो बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे, दे विल बी NaCl प्लस 2H2। तो ध्यान रखें कि ये हम आगे पढ़ेंगे, ये इसका एक्सटेंशन है कि आप जो है अगर आपका एलिफेटिक है R तो आप उससे अल्कोहल बना सकते हैं, और एरोमेटिक है तो फिनॉल बना सकते हैं डाइजोनियम क्लोराइड से बाद में। लेकिन वैसे नॉर्मली नाइट्रस एसिड से रिएक्शन में आप सिर्फ इतनी पढ़ेंगे कि एलिफेटिक अमाइन है तो वो आपको अल्कोहल तक जाएगा, लेकिन एरोमेटिक है तो सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट बनकर रिएक्शन खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में? नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है ये नाइट्रस एसिड टेस्ट भी कहलाता है। ये नाइट्रस एसिड टेस्ट भी कहलाता है, क्यों? क्योंकि आपने एलिफेटिक में बिहेवियर अलग देखा कि वो अल्कोहल तक ले जा रहा है रिएक्शन को, लेकिन एरोमेटिक में देखा कि डाइजोनियम सॉल्ट पे रिएक्शन खत्म हो जाएगी। सिमिलरली मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 डिग्री अगर HNO2 से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन होती है, और एक वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम जो है लाइबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में जो भी सेकेंडरी अमाइन है, भले वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, वो रिएक्ट करके N नाइट्रोसो अमाइन देता है जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है और एक येलो ऑयली लेयर के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम जो है लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन कहते हैं, और ये सेकेंडरी अमाइंस देते हैं। अगर हम टर्शरी अमाइंस से इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें जब टर्शरी अमाइंस रिएक्ट करते हैं तो वो नाइट्राइट सॉल्ट्स बनाते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और इन सॉल्ट्स को अगर आप हीट करें तो अल्कोहल और नाइट्रोसो अमाइंस बना सकते हैं। तो आपने देखा कि एक्चुअली एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, इसलिए मैं आगे की बात नहीं कर रही। तो एनसीईआरटी में दिए कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाता है, मगर एक्चुअली इसका एक्सटेंशन पॉसिबल है क्योंकि 2 डिग्री से HNO2 रिएक्ट करके लाइबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन देता है जिसमें येलो ऑयली लेयर बनती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम अलग से किसी वीडियो में पढ़ लेंगे, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये यहाँ खत्म होता है। और ध्यान रखें कि नाइट्रस एसिड रिएक्शन इज अ नाइट्रस एसिड टेस्ट। इस टेस्ट से आप किसी मिथाइल अमाइन को जो है एनिलीन से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मिथाइल अमीन जो है लास्ट में मिथेनॉल दे देगा, लेकिन ये जो है फिनॉल नहीं देगा नॉर्मल सिचुएशंस में। यानी रिएक्शन की जो कंडीशंस है उसमें आपको फिनॉल नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस यू रेज द टेम्परेचर अबव 278 केल्विन। ठीक है, तो ये रिएक्शन नाइट्रस एसिड टेस्ट भी कहलाती है और ये एनसीईआरटी में है। सो दिस मच पोर्शन इज इम्पोर्टेंट। आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।